बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल सादिया अफसाल। आज इस वीडियो में हम आपको इजराइल और ईरान की जंग के तनाजुर में भारत के किरदार के हवाले से बताएंगे। ये एक ऐसी लड़ाई है, ये एक ऐसी जंग है जिसमें बहुत ज़्यादा ममालिक ने ऑब्वियसली इज़राइल को मलामत की है, इज़राइल की मज़म्मत की है, बुरा भला कहा है कि इज़राइली जारहियत है, ईरान पर जो हमला है वो बेइंसाफ़ी पर मबनी है और इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन ऐसे में भारत, जहाँ अगर ईरान और भारत के ताल्लुकात की बात की जाए तो बड़े अच्छे रहे हैं, इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी की ईरान के अंदर, लेकिन इस सिचुएशन में ईरान को पैगाम दिया है इंडिया ने कि हम आपके साथ नहीं हैं, सॉरी लेकिन हम आपको चूज़ नहीं कर रहे, हम जो हैं वो अमेरिका और इज़राइल के साथ हैं। पहले आपको याद होगा जो ब्रिक्स बनी, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, तो इसमें भी जो डी डॉलराइजेशन की पॉलिसी थी उससे पहले ख़ुद को अलग किया इंडिया ने बहुत आराम के साथ। और अब जितनी भी ऐसी आपको ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे ब्लॉक्स नज़र आते हैं, ऐसी तंजीमें नज़र आती हैं जो कि रूस और चीन के ज़ेर असर चल रही हैं, उससे भी ख़ुद को आहिस्ता आहिस्ता अलहदा कर लिया है। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शंघाई ताउन तंजीम भी कहते हैं, उनकी तरफ से एक ये मज़म्मत की गई, एक एलामिया आया जिसमें इज़राइल की मज़म्मत की गई थी ईरान पर हमला करने की वजह से। उससे भी इंडिया ने ख़ुद को अलग कर लिया और इंडिया के इस इक़दाम के बाद ये चीज़ और खुल के सामने आ जाती है कि जो यूरो एशियाई ब्लॉक्स हैं उनमें इंडिया के किरदार की वजह से एक दरार पड़ चुकी है। अब दुनिया भर में जहां हर तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि इज़राइल जो है वो ख़ुद को रोके, सीज़ फायर होना चाहिए, दोनों ममालिक की जो जंग है, लड़ाई है, इसको फौरी तौर पे बंद होना चाहिए, वहीं पर इंडिया अपने आप को इस तमाम मामले के साथ, और ये जो मैंने आपको एलामिया बताया जो SCO का भी आया, इससे उन्होंने अलहदा किया। और ये अलहदगी जो है ये सिर्फ ईरान के लिए ही पैगाम नहीं है, यहाँ पर उन्होंने रूस को और चाइना को भी पैगाम दे दिया कि हम कहाँ पे खड़े हैं, और ऑब्वियसली वो इस वक्त अमेरिका और इज़राइल के साथ खड़े हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया ने इससे दूरी इख्तियार क्यों की, आखिर वो कौन से मफादात हैं भारत के जो इस मामले से जुड़े हैं, और इज़राइल के साथ या अमेरिका के साथ खड़े होकर वो कौन से अपने मफादात हासिल कर रहा है। अभी जो SCO है इसके हवाले से मैं आपको बताऊं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक सियासी और सिक्योरिटी ब्लॉक है। अब इसमें जो ममालिक हैं उसमें चाइना है, बेलारूस है, इंडिया है, ईरान है, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इन तमाम ममालिक पर मुश्तमिल एक ये ब्लॉक है। और इस ब्लॉक में ईरान को 2023 में, यानी आज से तकरीबन 2 साल पहले जो है वो शामिल किया गया था। हालांकि ये ब्लॉक ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 2001 में बनी थी और 2023 में 23 सालों के बाद जाके ईरान इसका हिस्सा बना था। अब इजरायली हमलों के बाद जो SCO का जॉइंट कम्युनिके आया, इंडिया ने अपने आप को अलहदा क्या कहकर किया, ये ज़रा सुन लीजिए। इंडिया ने कहा कि जनाब ये जो लिखा गया कम्युनिके, ये एलामिया जब लिखा गया, जिसमें अल्फाज ऑब्वियसली क्या थे कि इज़राइल जो है वो UN चार्टर की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है, इज़राइल जो है वो आलमी क़वानीन, इंटरनेशनल लॉज जो है उनकी ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है, हर तरह से वायलेशंस जो हैं वो इज़राइल की तरफ से की जा रही हैं। इंडिया ने ये कहा कि जनाब ये जो बातचीत हो रही थी इज़राइल के हमलों की मज़म्मत करने के हवाले से, तो उसमें हमने हिस्सा ही नहीं लिया। यानी इंडिया जो है वो उस बातचीत में, उस डायलॉग में जब ये लोग तय कर रहे थे कि जी क्या क्या अल्फाज लिखने हैं, कैसे कैसे मज़म्मत करनी है, तो इंडिया उसमें शामिल ही नहीं था। अब SCO का ये जो मुश्तरका एलामिया था जिसमें ईरान पर इजरायली हमलों की मज़म्मत की गई, उसमें भी अगर कहा जाए कि जो उसकी जॉइंट पावर होती है, एक मुश्तरका ताकत होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अगर कोई भी पावरफुल मैसेज दिया जाता है किसी शख्स या किसी मुल्क के ख़िलाफ़, तो उसकी ताकत को इंडिया ने अपने आप को इससे दूर करके उसको कमज़ोर कर दिया है। उसकी जो ताकत है, उसकी जो पावर है, उसकी जो स्ट्रेंथ है उन अल्फाज की, उनको अगर ख़त्म नहीं तो कम किसी हद तक ज़रूर कर दिया है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद होना चाहिए कि जब ये SCO की तरफ से मज़म्मती बयान आया, उससे एक दिन पहले जो UN की जनरल असम्बली है उसके अंदर एक वोटिंग हो रही थी, और वोटिंग थी गज़ा के मामले पे। अब भारत ने, आपको सुन के हैरत तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि अगर इंडिया ने ऑब्वियसली अमेरिका और इजराइल का इंतखाब कर ही लिया है तो फिर इंडिया कुछ भी कर सकता है।
ووٹنگ کس چیز پہ تھی جہاں پہ ممالک یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ غزہ کے اندر فوری طور پہ سیز فائر کیا جائے, وہاں پہ فوری طور پہ جنگ روکی جائے اور یہ مستقل بنیادوں پہ روکی جائے. بھارت نے اس ووٹنگ سے بھی پرہیز کیا, دوری اختیار کی, وہاں پر بھی ووٹ نہیں دیا. اب بھارت اسرائیل اور ایران دونوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھتا ہے, لیکن اوبیسلی جب اسرائیل نے یہ تمام معاملہ فلسطین کے ساتھ کیا, غزہ کی جو صورتحال ہمارے سامنے ہے اس کے بعد, اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد بڑا مشکل تھا انڈیا کے لیے کہ وہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا. جس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ میکسیمم پریشر پالیسی ایران کے لیے لے کر آئے تو اوبیسلی انڈیا کے لیے ایران کے ساتھ وہی تعلقات انجوائے کرنا جو وہ بڑے عرصے سے کرتا آ رہا ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا تھا. اور بھارت نے اسرائیل میں سے اور ایران میں سے کسی ایک کا ہی انتخاب کرنا تھا, اور وہ چوائس بڑی کلیئر ہے, وہ سلیکشن بڑی کلیئر ہے ہمارے سامنے کہ انڈیا نے ایران کو نہیں بلکہ اسرائیل کو چوز کیا ہے. اب انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ایک بہت جلد تجارتی معاہدہ بھی کرنے جا رہا ہے, بہت قریب اس کے پہنچ چکا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل سے بہت زیادہ اسلحہ خرید رہا ہے اور خریدتا بھی رہتا ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے, یا جو ابھی قربت آپ کو نظر آ رہی ہے انڈیا کی امریکہ کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ یا G7 کے ساتھ, ٹھیک ہے وقتی طور پہ اگر انڈیا اس کو انجوائے کرنا چاہتا ہے تو ضرور کر لے, لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ وقت تبدیل ہو چکا ہے. اب جو ترقی ہے دنیا میں وہ مغرب کی بجائے مشرق کا رخ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور بھارت کو بڑی جلدی اس غلطی کا احساس بھی ہوگا کہ ہم جو ہیں وہ غلط فیصلہ اٹھا چکے ہیں, اور آج کا انڈیا جو ہے اٹس آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری, اور زیادہ وقت نہیں لگے گا اس ریئلائزیشن میں جو کہ انڈیا کو بہت جلد ہوتی ہوئی نظر آئے گی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.